कमरे से आती खुल खुल की आवाज़ ने मानो सीना चीर के ही रख दिया था। उसका खांस खांस के कम्मो अम्मा सालू को बुला रही थी। कमर जली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि सालू को कमर जली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम शीला भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, सलीनता से अपनी जिम्मेदारी निभाना। कहने को शीला बहू थी, पर नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं थी इस घर में। उसकी 7 बरस पहले सालू इस घर में कम्मो की बहू बन के आई थी। सालू यानी शीला कम्मो की एकमात्र बहू थी। कम्मो ने रघु को 4 पुत्रियों के जन्म के बाद पाया था। काफ़ी मन्नतों के बाद रघु पैदा हुआ। बड़ी बहनों का चहेता था रघु, और तो और कम्मो ने भी उसे सिर चढ़ा रखा था, सो पढ़ाई पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी कम्मो के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में कम्मो के पति कुंवर राजमहल में राज पुरोहित हुआ करते थे। राजाओं का ज़माना अब लद चुका था। कम्मो जब ब्याह के आई तब ठीक ठाक हालत थे। खान पान रहन सहन काफ़ी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ। नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई। बेटे के इंतजार में 5वां बच्चा रघु था। खजाना कब तक नवाबी शौक पूरे करता, खाली होता जा रहा था। अंदर से खाली पर बाहर कम्मो का रुआब अभी भी जिम्मेदारों वाला था। इसी खाली खजाने के गम में कुंवर राज ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी कम्मो की हो गई, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता था। वहीं शाम को मुंह में बीरा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारे चौपाल लगाती। सारे गांव की खबर लेना, किससे लड़ाई हुई, किससे घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो कम्मो को जानना जरूरी था। रो के पूछती और हंस के गाने वालों में से थी। वो अपने फटे का पता नहीं, पर दूसरों के फटे में जरूर टांगे अराने में आनंद आता था। माँ को देख बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर कम्मो ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और कम्मो की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती। अब बारी रघु की आई। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। बस राजसी तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें कम्मो इनकार कर रही थी। उसे तलाश थी ऐसे घर की जो उसकी खोई पूंजी वापस ले आकर भर दे। ईश्वर सब देखता है। पास के गांव के जमींदार के घर से रघु के लिए रिश्ता आया। बहुत अमीर थे। अकेली लड़की थी शीला। बस कम्मो को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवाकर कम्मो ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी हुई। गहने कपड़े न जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज संस्कार जिसकी कमी कम्मो के घर में थी। शीला के रूप में वे गलती से आ गई, जिसकी कम्मो को कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, फिर कम्मो की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो शीला को अपने मायके से लाने वाले सामान की लंबी लिस्ट मिलती। लाने के लिए जो उसे अच्छा नहीं लगता था
इस बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी जो शीला की नानी ने उसकी माँ को दी थी। उस साड़ी की महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को न बताई। लेकिन अब वहाँ से कुछ न लाने की सोच, बस वो 5 मीटर आंचल लाई, साड़ी जो हर परिवार की मर्यादा होती है। अगर समझो तो अब कम्मों का व्यवहार भी बदल गया। वो शीला को कमर जली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर शीला ने अब घर से कुछ न लाने की ठान ली। घर के हालत देख रघु अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से शीला घर चलाती। शीला घर के काम में लगी रहती। इसी बीच शीला पेट से हो गई। लेकिन कम्मो वहीं गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियां से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपनी घर की भली बुरी भी पो देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती। थोड़े समय बाद शीला ने नन्ही परी को जन्म दिया। कम्मो ने अंदर से ही चिल्ला कर दाई से पूछा, क्या जना है कमर जली ने? क्या जन्मा है कमर जली ने? लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज आई। कम्मो ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है। डसने एक क्या कम थी, घर खाने दूसरी भी आ गई। सालू के धैर्य की मिसाल शायद थी ही नहीं। वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस रघु ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था। परिस्थिति और कम खुराक ने शीला को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध बन नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। कम्मों की खुराक में भी कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ और चौपाल वैसी ही थी जैसे शीला की शादी के समय। ऐसा नहीं था कि शीला की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों से, घर में काम की व्यवस्था से। कभी वह अपनी माँ से मिलने न जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया 5 मीटर आंचल बाहों में भरकर सिसक लेती थी। कम्मो शीला की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना कम्मो के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में शीला अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। दिनों दिन कमज़ोर और बीमार रहने लगी। कम्मो कुछ कम पड़ती तो उसकी चारों बेटियां बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। शीला अब और शिथिल होती जा रही थी। काम का कुछ सहारा नहीं, बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थी। संस्कार नाम के नहीं थे जो कम्मो बेटियों को देती। सिखाया तो बस ताने और गाली देना। देखते देखते बेटी लक्ष्मी भी शीला के आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल शीला की माँ की तरह कम्मो के पास भी होता, जिसे वो अपनी बेटियों को विदा करते वक्त देती, जिसे बेटियां शीला की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। रघु की व्यवस्था घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की शीला भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी। रघु सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए सब बहनों और माँ की मनमानी चल रही थी। शीला को हमेशा कम्मो यही ताने देती थी कि मेरे
5 बच्चे हैं। मैंने इन्हें नाजों से पाला है। इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है। इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी न निकालना। रघु चाह कर भी कम्मों के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था। जब शीला बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी जिंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दिया। वो कहीं से भी बहू सी नज़र नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी लक्ष्मी भी काफ़ी समझदार, शांत थी। कम्मों के पास जाने से डरती थी क्योंकि शब्दों को समझ में नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती थी और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। रघु दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता। शीला देर रात तक घर के काम काज करके सोने जाती है। तब तक रघु गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात रघु से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और रघु के उठने से पहले ही उठ के चाय पानी में लग जाती। शादी के 7 साल घर में लगे लगे कब गुजर गए पता भी न चला। और इस भाग दौड़ में रघु शीला अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत भी ना कर सके। शीला की कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे सया पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से ही सालू को बेचैनी हो रही थी। उसकी उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने रघु को घर पर रुकने को कहा, उसे अपने पास बैठाया और उसकी गोदी में सिर रख लिया, मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वो रघु से नहीं मिली थी जितना आज। दिल की बात करने का वक्त शायद उस पर बचा ही न था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को मेरी माँ का वो 5 मीटर आंचल जो उसने विदा के वक्त मुझे दिया था दे देना और बता देना कि इसे मेरी बेटी लक्ष्मी को इस घर से विदा होने पर उड़ा दे और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे। हर माँ शायद इसीलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो ना भूले माँ के वचन और मर्यादा। हम उसका मतलब अभी तक समझ ना सके। ये वस्त्र जो मायके से मिलते हैं वो संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं, दोनों घरों की इज्जत को ढांपने के लिए ही होते हैं। और शायद भाई भाभी भी इसी बात को याद दिलाने को हर त्यौहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर शीला सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन ये बात काफ़ी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज रघु को शीला को ना खोना पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं उड़ना चाहिए था तुम्हें। आज रघु ने ऊंची आवाज़ में बात की, किसके लिए तुम निभा रही थी? जरा मेरा भी सोचा होता कि मैं अब क्या निभाऊंगा। तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। नहीं, सालू ने कहा और रघु को बाहों में जकड़ लिया। बस इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर शीला ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। रघु की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वो अब भी कुछ बोल न पाया। सदा की तरह रघु में जैसी मानो कांटों तो खून नहीं, वो सन्न रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा रघु के कपोलों से टपक रही थी। वो भाग कर माँ के कमरे में गया और माँ से बोला। शीला नहीं रही। माँ से जो उत्तर मिला उससे रघु अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं,
और अच्छी आ जाएगी। सब्र रख, बस इस नागिन को भी निकाल दे। जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। रघु ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी शीला के पास आ गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी माँ होती है। आज रघु को शीला की सहनशीलता पर फर्क हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वो जी रही थी। एक वो शीला की माँ थी और एक मेरी ये माँ है। इतना फर्क क्यों है? माँ तो दोनों थी। इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा सकता। आज रघु को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मोह नहीं। जिसने दिन रात केवल इस घर को दिया, उसके प्रति इतने निष्ठुर पत्थर दिल भी किसी गैर की मौत पर अफसोस तो करता है, पर ये क्या? उसने सोचा, वाकई शीला सही कह गई कि कमों के 5 मीटर आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं थी। और शीला ने अपनी माँ के आंचल में सभी को समेट रखा। सबको समेटते समेटते आज वो खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से रघु शीला की विदाई करने लगा। रघु ने शीला की माँ की वो संस्कारी साड़ी निकाल कर शीला को उड़ा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर लक्ष्मी को लेकर बिना सोचे समझे कभी खत्म ना होने वाले सफ़र पर निकल गया, जहाँ ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी लक्ष्मी पर ना पड़े।